नमस्कार श्रोता दोस्तों, मैं हूं उमंग रावल। गांधीनगर स्थित टीचर्स यूनिवर्सिटी आईआईटीई के इंटरनेट रेडियो स्टेशन टीचर्स ट्यून विज्ञान वाणी सीरीज के आज 33वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने प्रोफेसर यशपाल का नाम शायद सुना होगा। वैसे अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे भारत में घर घर केबल लगने के पहले जिन लोगों ने टीवी देखा है उनको तो वो याद ही होंगे। उनके पास एक धुंधली याद है एक बूढ़े की, जो कभी कभार दूरदर्शन पर शनिवार रविवार आने वाली सीरियलों में साइंस समझा के जाते थे। जैसे कि गैस पर पतीला रखो तो उस पर हल्की ओस सी क्यों जमती है, या फिर कोई चिड़ैया यानी कि जो पंछी होते हैं वो बिजली के तार पे बैठ जाते हैं तो उनको करंट क्यों नहीं लगता। ये प्रोफेसर यशपाल ही थे जो हमारे आसपास के माहौल में पैदा होने वाले बेसिक सवालों के पीछे का साइंस हमें समझाते थे, और वो भी आसान भाषा में। वो बस एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो साइंस कम्युनिकेटर थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में सबसे जमीन पे दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर चीता है, जिसकी स्पीड तकरीबन 110 से 120 किलोमीटर पर घंटे की होती है। पानी में सेल फिश करके एक मछली है जो तकरीबन 109 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तैरती है, और हवा में पेरेग्रिन फाल्कन करके एक पंछी है जो तकरीबन 380 से 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। तो स्पीड एक हमारे जीवन में एक बहुत मायने रखती है। इंसान है, हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा स्पीड से दौड़ नहीं सकते। तो हर एक की मर्यादा है। दोस्तों, नासा ने सालों पहले वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दो स्पेस यान भेजे थे ब्रह्मांड में। उसमें से वॉयेजर 1 तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन अभी वॉयेजर 2 भी वो सेकंड स्पेसक्राफ्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस को, यानी कि हमारे सौरमंडल के भी बाहर हेलियोस्फीयर जो है उससे थोड़ा आगे निकल चुका है, और वो वहां से हमें डेटा भेज रहा है। अभी उसका डिस्टेंस तकरीबन 13 बिलियन माइल्स दूर है, और वो बढ़ता ही जा रहा है। वो मतलब मोशन में है, ऐसा नहीं है कि डेड है, वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हमारे इंसानों की जो फिंगरप्रिंट होती है वो आप सभी को पता है कि वो अलग अलग रहती है। सेम फिंगरप्रिंट पाने के चांसेस 64 बिलियन में एक है, यानी हमारी फिंगरप्रिंट सही में यूनिक है। वैसे ही हमारी आंख की भी एक प्रिंट होती है, वो भी यूनिक होती है। जो हम लोग आधार कार्ड निकलवाते हैं उसमें आप सभी ने देखा होगा कि वो हमारी आंख की प्रिंट भी लेते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में एंशियंट भारत में वाटर हार्वेस्टिंग की एडवांस तकनीक यूज करते थे। इवन तो आज बहुत सारे गांवों में, खास करके गुजरात और महाराष्ट्र में आप देखिए, बावड़ी यानी गुजराती में उसको बोलते हैं वाव, यानी कि स्टेप वेल बहुत सारी है। मेरे गांव में भी है, तकरीबन 700-800 साल पुरानी। तो भारतीय संस्कृति में पानी के स्टोरेज का महत्व सालों से है, सदियों से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें ऐसे वाटर रिजर्वियर मिले हैं जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम में थे। कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी पानी के हार्वेस्टिंग की तकनीक और इरिगेशन की सिस्टम समझाई है। दोस्तों, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में नारद मुनि का कैरेक्टर आप लोगों को पता होगा। वो अलग अलग किंगडम्स में जाके विजिट करते थे और इंक्वायरी करते थे कि लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में राजा ने पानी अवेलेबल करवाया कि नहीं, वहाँ की वाटर बॉडीज का स्टेट क्या है, ऐसा उल्लेख हमारे स्क्रिप्चर्स में है। यानी हम लोग पानी को देवी मान के, पानी को माता मान के उनको वर्शिप करने वाले लोग हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि विज्ञान को या फिर हमारे संसाधन को हमारे धर्म के साथ जुड़ के उनकी रक्षा की जाती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब हम ब्लैक होल के बारे में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आइंस्टाइन ने इसकी खोज की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ ब्लैक होल को प्रेडिक्ट करती थी, लेकिन वो आइंस्टाइन खुद ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के बारे में उतना नहीं मानते थे, वो कभी मानते नहीं थे।
ये जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, थोड़ा ऑकवर्ड नेम है, कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जिन्होंने पहली बार आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताया और उसी के आधार पे ब्लैक होल को ढूंढा गया। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पानी अगर धीरे धीरे ठंडा होता जाए तो हम ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले मानो गर्म पानी है, उसको थोड़ा ठंडा करो, थोड़ा ठंडा करो, फिर फ्रीज में रखो, और फिर फ्रीजर में सपोज आप उसको पानी को रखते हो तो धीरे धीरे वो ठंडा होता जाएगा और फिर जम जाएगा। एक्चुअली पानी के पर्टिकुलर पानी के केस में ऐसा है कि गर्म पानी ठंडे पानी से ज्यादा तेजी से ठंडा होता है। वाक्य को बराबर समझिएगा, जमता है, ठंडा होता है मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, वो जम जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। गर्म पानी ठंडे पानी से ज्यादा तेजी से फ्रीज हो जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। इसके आपको ट्यूटोरियल और वीडियोस भी यूट्यूब पे, नेट पे मिल जाएंगे। दोस्तों लास्ट वीक 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया गया। ये हमारे एक इंजीनियर थे सर मुक्सुगुंडम विश्वेश्वरैया, जो 100 साल से ज्यादा जिंदा रहे और उनकी याद में भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। आप उनके बारे में ज्यादा जानकारी नेट थ्रू या किसी किताबों में पा सकते हैं। और इंजीनियर्स जो अभी पढ़ाई करते हैं जो बच्चे, उनको तो खास इनके बारे में जानना चाहिए। उनका एक फेमस सेंटेंस है, इट इज बेटर टू वर्क आउट देन रस्ट आउट, यानी उन्होंने अपने फील्ड को छोड़ के कितना अच्छा वाक्य दिया है कि हमें जंक लग जाए बैठे बैठे, इससे बेटर है कि कुछ काम करें। दोस्तों आइंस्टाइन का एक स्टोरी नहीं लेकिन एक वाक्य है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन आइंस्टाइन ने कभी भी मोजे जैसे सॉक्स, मोजे उन्होंने कभी पहने नहीं थे अपने जीवन में, और इस बात के लिए आइंस्टाइन को प्राउड था, गर्व था। बोलो, साइंटिस्ट के किस्से भी बहुत अनोखे होते हैं। NIRF 2021 द्वारा अहमदाबाद स्थित सेप्ट यूनिवर्सिटी को नंबर 1 प्राइवेट आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी का स्थान मिला है इस साल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेंगलोर में एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। इसके पीछे एक रोचक स्टोरी है। मैसूर के राजा का तो रोल उसमें था ही, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि स्वामी विवेकानंद और JN टाटा दोनों क्रूज लाइनर पे जा रहे थे। क्रूज लाइनर से 1896 की ये बात है, और तब उनके बीच में कुछ कन्वर्जेशन हुआ, कुछ बातचीत हुई। अभी स्वामी जी तो 1902 जुलाई में गुजर गए, वो देव हो गए, और उनके बाद JN टाटा भी 1904 में गुजर गए। लेकिन उनके बीच में जो चीजें बातें हुई थी, उसी बातों के फलस्वरूप बाद में 5-7 साल के बाद 1909 में एक ऐसा स्वप्न, एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, सक्सेस हुआ, और उसका नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, जिसको बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नाम दे दिया गया 1911 में। तो इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि JN टाटा और स्वामी विवेकानंद का एक कन्वर्जेशन है कि ऐसी कोई संस्था की जरूरियात है। चलिए, भारत में तो वैसे भी दोस्तों विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारे वेद उपनिषद, आप अगर उसके बारे में स्टडी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं साइंस ही पढ़ रहा हूं, मैं फिलोसॉफी ही पढ़ रहा हूं। वो टोटल लॉजिकल तार्किक है। आगे बढ़ते हैं। अभी ऑनलाइन में, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सकिंग प्लांट, जो कार्बन को ऐसे सक करके लेके उसको हवा में से कम करने का एक प्लांट ऑनलाइन डाल दिया है कुछ लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, लेकिन उसको प्रैक्टिकल आने में अभी डिकेड्स लग जाएंगे। उसको एक मीनिंगफुल स्केल पे लाने के लिए इतना इजी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी फ्लैशिंग रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं जो हमारे गैलेक्टिक सेंटर से आ रहे हैं। वो मिस्टीरियस है, मतलब मिस्टीरियस ऐसा ब्रह्मांड में हम बोलते हैं जब कुछ नया मिलता है, आफ्टर ऑल कुछ समय के बाद वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन अभी ऐसा उन्होंने फ्लैशिंग रेडियो सिग्नल्स उन्होंने डिटेक्ट किए हैं। ममल्स जो भी रहते हैं, यानी कि हम लोग भी, वो अपने DNA के अंदर वायरसेस का, उस टाइम के वायरसेस का ग्रेवयार्ड्स लेके चलते हैं, जीते हैं, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भेजते हैं। ऐसा एक नए रिसर्च में मालूम हुआ है। और साथ में ये जो ग्रेवयार्ड से वायरस का, जो हमारे DNA के अंदर है,
वो हमारे इम्यून सिस्टम में भी कंट्रीब्यूट करता है। आप जस्ट इमेजिन करो कि हमारे डीएनए में वायरस का ग्रेवयार्ड, ओके, ये बहुत अचरज वाली नई बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेक्नीशियनों ने, इंजीनियरों ने न्यूक्लियर फ्यूजन के वक्त एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, रिकॉर्ड ब्रेकिंगली एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना दिया है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन के वक्त इंजीनियर्स को छोटे स्केल पे और सस्ते डिवाइसेस जल्दी बनाने में मदद करेगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन ही हमारा ऊर्जा प्राप्ति स्थान का फ्यूचर है, ऐसा मुझे लगता है। सोलर की कुछ मर्यादा है, विंड की, पानी की, इन सब में से ऊर्जा लेने का, प्राप्त करने की मर्यादा है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में अगर हम लोग अच्छे से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो छोटे छोटे सेफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना सकते हैं और जिसमें से हम लोग ऊर्जा, एनर्जी हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खगोल वैज्ञानिकों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने 450 नए ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर दिया है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, कुइपर बेल्ट बोलते हैं उसको, वहां पे है, वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है। दोस्तों स्पेस एक्स रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड या नई नई चीजें अभी दे रहा है पिछले कुछ समय से। इलॉन मस्क की कंपनी है, उन्होंने अभी लास्ट वीक में एक पहला ऑर्बिटल मिशन कंप्लीट किया है हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम, कि जहां पे ऑन बोर्ड, यानी वहां पे स्पेसशिप में कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं था। ऐसा उन्होंने पहली बार किया है। दोस्तों हमारे भारत के एक रिनोन्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट और लेखक थन्नू पद्मनाभन लास्ट वीक गुजर गए हैं। वो 64 साल के थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल जो तकरीबन 800 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसको स्पिन करते हुए और उसका मास, ये दोनों मेजर किए हैं। मैं दोबारा बताता हूं, क्या ब्लैक होल कहां पे, कितना दूर, 800 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। 800 लाइट ईयर्स नहीं, 800 मिलियन लाइट ईयर्स दूर कोई ब्लैक होल अभी घूम रहा है। जस्ट इमेजिन करिए उसका क्या मास है। वो यहां पे बैठे बैठे हमारे पृथ्वी के एस्ट्रोनॉमर्स ने चेक किया है, मतलब दे दिया है, इसका इतना मास है, वो क्या स्पिन करता है वो भी उन्होंने दे दिया है। एक नई स्टडी ऐसा सजेस्ट करती है कि एस्ट्रोनॉट्स अपना ब्लड, अपने आंसू, अपना यूरिन, ये सब यूज करके मार्स के ऊपर नए स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये सब होने वाला है क्योंकि आफ्टर ऑल थिंग्स वर्क्स ऑन ओनली साइंस। जो सत्य है वही विज्ञान है, जो भी विज्ञान है वो सत्य है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं कि एक नए रिसर्च के आधार पर ऐसा मालूम हुआ है कि मार्स ने शुरुआती दिनों में वॉल्केनिक सुपर इरप्शंस देखे थे। मतलब मार्स की धरती पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे शुरू में। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ बातें लेके हम लोग दोबारा मिलेंगे। आभार।